पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। और आपदा का जहाँ तक प्रश्न है, अभी आपने शुरुआत में प्रश्न किया, ये आपदाएं आज केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में आ रही हैं हर प्रकार से। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जैसे जो हिमालय के राज्य हैं उनके लिए हर वर्ष ये मानसून का जो समय होता है ये हर वर्ष एक बड़ी चुनौती होती है, और वो किसी न किसी रूप में, कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में, कभी बादल फटने को लेकर है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, नदी नाले जो उफान पर होते हैं उसके कारण से भी हमारे यहाँ पर काफ़ी क्षति होती है। इसीलिए हम विकास का एक मॉडल सोचकर, और अभी हमने जल्दी इस पर काम भी किया है, मैं अभी आगे के सत्र में आपसे चर्चा करूंगा। जी जी जी। तो अमिताभ कांत एक वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार में, उन्होंने एक लेख लिखा, वायनाड के संदर्भ में लिखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि जो बेतहाशा विकास हो रहा है उसको हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो हमारे जो आपने हिमालयन, जो हमारे पूरे रेंज में जो राज्य हैं, या अगर वायनाड, जो पहाड़ी इलाकों में जो हमारे बसे हुए शहर हैं, वहाँ पर हमें विकास तो करना ही है, लेकिन हमें जो इकोलॉजिकल, जो उनकी संवेदनशीलता है उसको भी ध्यान में रखना है और विकास भी करना है। क्योंकि जो 99% या 98% जो लैंडस्लाइड्स जहाँ पर हो रही हैं वहाँ पे या तो नीचे सड़क है या ऊपर सड़क है। तो इस लिहाज से सर, क्या निर्माण के तरीके या उस पर कुछ विचार कैसे है, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, विकास हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम विकास को कभी भी मतलब छोड़ नहीं सकते हैं, विकास तो हमारी प्राथमिकता है। लेकिन विकास का क्या मॉडल हो, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चले, दोनों के बीच में संतुलन हो। हमारा विकास का मॉडल ऐसा हो कि आने वाले समय में 20-25 सालों बाद हमारे सामने और कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, पर्यावरण को लेकर और कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उन दोनों में संतुलन करते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएं। और वही मॉडल हमने अभी यहाँ अपनाया है। इसीलिए हमने अभी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है। मैं उस पे आऊंगी, वो मैं आपको पूरी तरह से पूछूंगी उसके बारे में, जीपीआई के बारे में। जीपी को भी हमने यहाँ पर किया है। तो हमारा पर्यावरण को लेकर पूरी तरह से, चूंकि हमको सब लोग देखते हैं, पूरी दुनिया हमारी और हमारी इस विशिष्टता के कारण से भी जानती है। बिल्कुल। हमारा जो ये राज्य है तीर्थाटन, पर्यटन दोनों के लिए बहुत लोकप्रिय एक तरह से है कि जब हम दिल्ली में बैठे रहते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम जो दिल्ली वासी हैं या आसपास के लोग हैं, वो अगर हम मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, गढ़वाल यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो मूलभूत जो ढांचा है अंतर्गत जो बना हुआ है, कभी कभी लगता है वो पर्याप्त नहीं है उस ओर। क्योंकि हमें आर्थिक, जिस तरह से आपने कहा कि आर्थिक हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन उस ओर हमें मूलभूत ढांचा और बेहतर या दुरुस्त करना है। उस ओर आपका क्या नज़रिया है, किस तरह से हमारा पर्यटन, तीर्थाटन और मजबूत हो? जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रेल सेवाएं, जो आपने अभी कहा, हवाई सेवाएं, सड़क मार्ग और भी सुविधाएं जो तेजी से देश की आज़ादी के बाद सबसे तेजी से जो है विकास की ओर आगे बढ़ी हैं, उसके कारण से यहाँ आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जो हमारे शहर हैं जिनका आपने नाम लिया, उन शहरों की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है, और उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको दिखाई देगा। तो हमने तय किया था जोशीमठ की आपदा के बाद कि सारे शहर जो भी हमारे हिमालय पर बसे हुए हैं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हैं, उन सभी की हम धारण क्षमताओं का हमने आकलन किया है, और ये काम हमारा लगातार चल रहा है। और उसी के आधार पर हम मतलब उन शहरों के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं कि कितना उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है और कितना। बिल्कुल, हमारे पहाड़ों को सहेजने के लिए पेड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैंने कुछ दिन पहले आपका ट्वीट देखा, अपनी माँ के साथ आपने एक पेड़ रोपण किया, और पिछले साल भी जब ये हुआ था कार्यक्रम, तभी भी मेरा यही कोशिश थी, और कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का रोपण हो। हरेला हमारा त्यौहार भी है,
लेकिन जो बड़े बड़ी सड़कें उनके पास हो, कितना हम आगे बढ़ पाए हैं, ये क्या विचार आपके? किस बारे में करें? पेड़ों के रोपण पर। अच्छा, पेड़ों के रोपण में हमने देखिए हरेला पर्व एक हमारा प्रकृति संरक्षण का पर्व है और प्रकृति पूजन का पर्व भी है जी। और पूरे राज्य में हरेला पर्व से 1 महीने तक लगातार हमारा वृक्षारोपण का अभियान चलता है। पूरा सभी लोग इसमें सहभागी होते हैं अपने अपने स्तर से और इस बार भी हमने लगभग 1 करोड़ केवल हरेला पर्व के दिन जो है पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया था। उसके अलावा अगर हम कहें तो कई करोड़ों इस अभियान में लोग जुड़कर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे देशवासियों के लिए एक संदेश दिया था कि सभी लोग अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाएं और ये बड़ी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। उस विषय को हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर तेजी से बढ़ा रहे हैं। आज भी मैं आपको बताऊं कि प्रातःकाल मैंने आज 3 जगह पर आज 3 जगह पर मैंने वृक्षारोपण किया है और कल भी कम से कम इतने ही स्थानों पर कल भी किया था और हर जगह पर यह अभियान हमारा इसी रूप में जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। और उस कार्यक्रम को थोड़ा सा मैंने से किया। मैं तो स्वयं मैंने अपनी माँ के नाम का लगाया और मेरी माँ ने खुद अपनी माँ के नाम का लगाया। बहुत सुंदर। तो मैं सबसे आपके इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी सबसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस प्रकार से अपना काम किसी भी रूप में कोई इस नाम से भी नहीं करना चाहता है लेकिन वृक्षारोपण पौधारोपण के कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होकर प्रकृति संरक्षण में पर्यावरण के इस कम होते जो वो है उसमें अपना योगदान जरूर दें। उत्तराखंड की एक बड़ी उपलब्धि रही है, अचीवमेंट रहा है जिस तरह से नीति आयोग ने एक सतत विकास जो उनका एक डेटा होता है उसमें केरल के साथ उत्तराखंड को सबसे पहले स्थान पर रखा है। उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर बना रहे, इस तरह से आगे बढ़ता रहे, क्या नियोजन? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो पूरे सभी हमारे प्रदेशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 2019 से पहले हमारा राज्य 10वें स्थान पर ये जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा स्थान 10वां था और इस वर्ष हमारा स्थान पहला है पूरे देश में। तो ये हमारे लिए एक राज्य के लिए उपलब्धि है और हमारे लिए चुनौती भी है कि हम इस स्थान को बनाकर रखें। और जैसे ही ये नीति आयोग का सूचकांक जारी हुआ उसके अगले दिन ही हमने बैठक करी और मैंने सभी जो भी संबंधित लोग थे उनसे कहा है कि जिन जिन इंडिकेटरों पर इस बार हमको ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है, एक तो हम उस इंडिकेटर को मेंटेन करना हमारे लिए एक चुनौती रहेगी हमेशा। हम चुनौती के रूप में लेकर एक चैलेंज के रूप में उसको काम करेंगे और जहां हम थोड़ा, चूंकि उस इंडिकेटर में और भी कई सारे विषय हैं जिन विषयों पर हम थोड़ा कम रहे हैं, उन विषयों पर हम और अच्छा करें। अब हमने दिल्ली में जीडीपी सुना था और आपने जीआईपी यानी सकल पर्यावरणीय उत्पाद की बात की, नया शब्द गढ़ा है। ये क्या है और राज्य को इससे कैसे फायदा होगा, ये भी एक बहुत बड़ी नया है, नई चीज है। नहीं, देखिए, इसका सीधा सा ये है कि जंगल, जमीन, हवा, पानी, ये सब हम जो है इसका कितना योगदान, माने कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो इसकी क्या कॉस्ट आएगी, इसका आकलन करना, या हम विकास के मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम इतने पेड़ काट रहे हैं तो हम कितनी कॉस्ट खो रहे हैं, सीधा सा है और उसी का आकलन करना है। तो उसी का आकलन करने के लिए हमने एक शुरुआत की है इस बार यहाँ से और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये शुरुआत जो हमने देवभूमि उत्तराखंड से की है ये पूरे देश के अंदर जाएगी और इसमें जो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की बात करते हैं उसका आकलन करने में बहुत आसानी होगी कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और इकोलॉजी की हम कितना सहेज रहे हैं। हाँ, इकोलॉजी को हम कितना ध्यान में रख रहे हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है जिस तरह से वो है,
उसको संसाधनों की ज़रूरत है। डबल इंजन की सरकार है, हम देखते हैं तालमेल भी बना हुआ है, लेकिन अपनी आर्थिक तौर पर और मजबूती आए उसके लिए क्या प्रयास और हो रहे हैं? राज्य के अंदर देखिए, एक तो हम लोगों ने अभी पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और जिसमें हमको लगभग 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे साथ विभिन्न सेक्टर के लोगों ने किए हैं। उसमें इंडस्ट्री के लोग भी हैं, अन्य सेक्टरों के लोग भी हैं, अपने अपने स्तर पर जिन्होंने यहाँ पर निवेश करने की इच्छा जताई है। हम उसको लेकर चूंकि काम कर रहे हैं तो 77,000 करोड़ की 77,000 की ग्राउंडिंग हमारी शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो डेवलपमेंट का जहाँ तक बात है, डेवलपमेंट कोई ये एक दिन 2 दिन को देखकर ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। ये आने वाले 25 सालों में हमारी क्या स्थिति होने वाली है। आज जिस प्रकार से अभी दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड कंप्लीट होते ही देहरादून में आज जितनी संख्या है, इस संख्या के दुगना यहाँ पर फुटफॉल होने वाला है। तो उसको लेकर हमें क्या काम करना है, उस समय कितनी चुनौती होगी पार्किंग को लेकर, पेयजल को, आवास को, अन्य सुविधाओं को। और आज भी जो हम उत्तराखंड के अंदर अगर हम कहें तो हमारी आबादी 1,25,00,000 है, लेकिन हमको पूरे साल भर लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कावड़ यात्रा चलती है। हमारे यहाँ पर अलग अलग 4 धाम यात्रा चलती है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर 25 लाख, 30 लाख ये सामान्य संख्या होती है। और हरिद्वार में तो हर पर्वों पर, चाहे वो गंगा स्नान का पर्व हो, बैसाखी का हो, या कोई बुद्ध पूर्णिमा का हो, या दशहरे का पर्व हो, गंगा दशहरा हो, ऐसे अनेक पर्व आते हैं साल भर में, जिसमें एक ही दिन में 50 लाख लोग आते हैं। तो हम उस दृष्टि को देखकर काम कर रहे हैं और उन सबको ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य की आर्थिकी भी बढ़े, हमारा डेवलपमेंट भी न रुके, और एक विजन को लेकर। बिल्कुल। धामी जी, आपने देहरादून की बात की तो मुझे यहाँ पे 3-4 लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हम तो 2.5-3 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन अंदर ही सफ़र करने में बहुत भीड़ हो जाती है। इसी से जुड़ा एक ये सवाल मैं आपको ये पूछना चाह रही थी कि अब आप देखिए इतना निरंतर विकास हो रहा है, रेल लाइन पटरी बन रही है, तमाम रेल लाइन बिछाई जा रही है, तमाम निर्माण की योजनाएं हो रही हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं, उसके निवारण के लिए किस तरह से विचार की उसका भी समाधान हो और काम भी बढ़े? नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे आपने कहा कि देहरादून आएंगे लोग तो वो जाम में फंस जाएंगे। नहीं, ये कहना है? देहरादून वासी जाम में फंस जाते हैं। अच्छा। नहीं, उसको लेकर हम लोग बिल्कुल योजना बना रहे हैं। और मैं पिछले दिनों भारत सरकार में हमारे माननीय मंत्री नितिन जी से मैंने बात की है, उनसे अनुरोध भी किया है। हम यहाँ रिंग रोड बना रहे हैं। अच्छा। और भी कई सारे जो कि बड़ी संख्या में देहरादून से, हरिद्वार से, या हमारे पोंटा साहब की तरफ से आने वाले लोग विकास नगर के रास्ते से जो आते हैं, उनको शहर में ना आना पड़े। उनको शहर से किसी को मसूरी जाना है तो बाहर से उसका बाईपास हो जाए, और किसी को हरिद्वार से आकर अगर मसूरी की तरफ जाना है या विकास नगर की तरफ जाना है, तो चारों तरफ से हम रिंग रोड बनाने पर हमारी चर्चा हो चुकी है और हम उसको पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में ये आने वाला है। बिल्कुल। निवेश की आप बात कर रहे थे और निवेश का लगातार लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, बता भी रहे थे कितना निवेश हमारा आ भी रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा की ज़रूरत है हमें। गंगा नदी और सहायक नदियों पर कुछ विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी अटकी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन सोलर ऊर्जा के आप बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से इस क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, जिस तरह से अभी निवेशकों का जो हमारे यहाँ रुझान हुआ है, आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती है
कि जितना हमारा आज उत्पादन हो रहा है हम 40% ही उत्पादन कर पा रहे हैं। हमें 60% और अभी उत्पादन करना है जो वर्तमान में अभी इस समय में। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से निवेश बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, हमने भी एक बड़ा लैंड बैंक यहाँ पर उद्योगों के लिए बनाया है और अभी सबमिट किया था, तो सबमिट के माध्यम से भी बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और पहले से ही चूंकि हमारे पास चूंकि जब गंगा नियंत्रण बोर्ड बना था उस समय कुछ हमारे यहाँ के जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी गंगा और गंगा की सहायक नदियों पर, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। अब उस एक्सपर्ट कमेटी ने अपने जो भी उनका आकलन है वो आकलन वो सबमिट करने वाले हैं। और हमने भारत सरकार में भी अनुरोध किया है कि 21 परियोजनाएं ऐसी हैं जल विद्युत की जो हम बना सकते हैं, जिसमें जो गंगा पर नहीं है और गंगा की सहायक नदियों पर है। जैसे धौली गंगा लिखा है तो उस पर भी उन्होंने रोक लगाई हुई थी। तो हमने इसी आधार पर अनुरोध किया है। मैं समझता हूँ जल्दी अगर हमको मिल जाएगा तो हमारा एक बड़ा उत्पादन उस क्षेत्र में हो जाएगा। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उससे भी हमको एक बड़ा उत्पादन हमको प्राप्त होने वाला है। और सूर्य घर योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे देश को समर्पित की है, उससे भी हमको लगभग 500 करोड़ रुपए की जो बिजली हम खरीदते हैं पूरे साल भर अलग अलग सरकारी दफ्तरों से लेकर अनेक स्थानों पर, उस पर हमको जो है वो सूर्य घर योजना के पूरी तरह से धरातल पर उतर जाने से यह भी एक बड़ा फायदा हमारे राज्य को हमको होने वाला है। अब कुछ समाज से जुड़े हुए सवाल पूछ लेते हैं। हाल ही में आपने जो नकल होती है, हमने नीट को देखकर देखा कि देश भर में कितना हाहाकार मचा, जो नीट परीक्षाएं थी, पेपर लीक हुआ। आपने यहाँ पे नकल विरोधी एक कानून लेकर आए, सख्त सज़ा थी। सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण हैं उसको लेकर कानून बनाए। ये जो कानून बन रहे हैं, जो ये सख्ती आ रही है, इसका समाज पर क्या असर? नहीं, समाज में बहुत सकारात्मक असर है। और देखिए आपने नकल कानून की बात करी। आज नकल कानून की आवश्यकता पूरे देश के अंदर हो गई है और सभी राज्य और देश के अंदर इस दिशा में काम हो रहा है बहुत तेजी से। और हमने जिस समय नकल का एक कानून बनाया उस समय हमारे युवाओं का, नौजवानों का एक तरह से मनोबल उनका गिर रहा था लगातार, आत्मबल कम हो रहा था, आत्मविश्वास कम हो रहा था। वो परीक्षाओं में कई सालों से भाग ले रहे थे लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम तैयारी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन किसका हो रहा था? जो नकल माफियाओं के साथ मिले हुए थे, सांठगांठ थी, पेपर पर्चा लीक करते थे, पेन ड्राइव से नकल करवाते थे, या क्वेश्चन बैंक की लीक हो जाता था, उन लोगों का नंबर आ जाता था। और जो मेहनत करने वाले हमारे प्रतिभागी थे उनका नंबर ही नहीं आता था, उनका मनोबल लगातार गिर रहा था। ऐसी शिकायत आने पर हमने उस पर कार्रवाई करी और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को इसमें जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और उसके बाद हम नकल का अध्यादेश लेकर आए। नकल का अध्यादेश लाने के बाद लगभग 10,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां, नकल अध्यादेश लाने के बाद हमने जो है यहाँ पर नियुक्तियां की हैं और एक सब पारदर्शी तरीके से हुई हैं। कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, कोई भी विवाद नहीं आया। और बिल्कुल मैं बहुत जगह जाता हूँ पूरे राज्य के अंदर, तो कुछ माता पिता ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा बेटा या बेटी पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा था। अब मैं कल की ही बात बताता हूं। कल शाम को मुझे हल्द्वानी में पटवारी भर्ती में जो प्रशिक्षण लेने वाले 8-10 प्रशिक्षणार्थी मिले। उन्होंने हमको कहा कि हमने जो है नकल अध्यादेश आने के कारण से हमको जो है चयन का अवसर मिला। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप में से कोई ऐसे भी हैं कि जिनका इस परीक्षा के अलावा भी किसी में हुआ? तो सच बताऊं तो जितने आए थे उसमें से 90% 3-3, 4-4 परीक्षाओं में निकले हुए थे। इसका ये असर है। और सामान्य परिवार के बेटे बेटियों को अब चयन का अवसर मिल रहा है, पारदर्शी परीक्षा हो रही है। और ये हमारा ये जो मॉडल है, मैं समझता हूँ देश में अन्य जगह भी अब लागू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अतिक्रमण की आपने बात करी, दूसरी अतिक्रमण, देखिए
ये सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमण है, चाहे जिस रूप में है, उसमें कई बार आपने एक प्रश्न और नहीं पूछा। कुछ लोग कहते हैं कि इसको आपने कुछ लोगों को टारगेट कर दिया है, कुछ लोगों को आप टारगेट करके कर रहे हैं। देखिए, हमारा राज्य बहुत शांत राज्य है। यहाँ पर सब एक दूसरे से भाईचारे से मिलते हैं, सब भाईचारे से जीवन यहाँ पर सबका चलता है, बड़ा प्रेम आपस में है। हाँ, लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसको जायज नहीं कहेगा, और वो सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण का अभियान है, उसको हटाने का अभियान है, वो हमारा निरंतरता से चलेगा। और उसमें हमको समाज के बीच में से लगातार लोगों ने अप्रिसिएशन किया है कि नहीं, ये काम अच्छा हुआ है, ये काम आगे चलता रहना चाहिए। एक बोल्ड मूव यूसीसी को लेकर था, आपने बहुत समय पहले से पारित कर दिया, उत्तराखंड पहला राज्य बना। अब यहाँ पे जो लोग थे मुझे मिल रहे थे, बोल रहे थे कि आप पूछिए कब लागू हो रहा है। अभी देखिए, वो विधेयक हमारा पारित हो गया, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें हमको अपनी संस्तुति दे दी है, उन्होंने भी उसको हमको भेज दिया संस्तुत करके हमको। और उसमें चूंकि कुछ प्रावधान करने होते हैं, कई सारे एक्ट लागू करने से पहले तमाम व्यवस्थाएं करनी होती हैं। एक हमने हमारे पहले यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी हमारी बनी हुई है। पिछले लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, वो कमेटी काम कर रही है हमारी, और हमने तय किया है कि अक्टूबर माह तक हम उसको पूरा करके स्थापना दिवस तक उत्तराखंड, हाँ, मतलब स्थापना दिवस से पहले हम जो है राज्य में लागू कर देंगे उसको, 9 नवंबर से पहले। हाँ। अच्छा, अब मैं एक महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, महिलाओं से जुड़ा हुआ। हम देखते हैं कि ऋषिकेश में तो एम्स आ गया है, तमाम अस्पताल जो बड़े बड़े शहर है उत्तराखंड के वहाँ पे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में जो महिलाएं रहती हैं वहाँ पे बहुत डेफिशिएंसी है आयरन को लेकर। मोबाइल एम्बुलेंसेस हों जिससे उनको सहूलियत हो जाए, है ना, पेड़ों पे वो चढ़ी रहती हैं, उनकी सुविधा के लिए जो हमारे ऊपर स्थानों पे जो महिलाएं रहती हैं, उनके बारे में क्या विचार या क्या कुछ योजनाएं? देखिए, हमारे राज्य की जो भौगोलिक स्थितियां हैं बड़ी कठिन हैं, और आपदा के समय में, अन्य समय में, जैसे ये अभी ये मानसून का सीजन है, इस समय में सड़क मार्ग भी कई बार हमारे पूरी तरह से उनका संपर्क टूट जाता है, पुल बह जाते हैं, कई प्रकार की परेशानियां हैं। दूर दूर से लोगों का मोटर मार्ग भी अभी कई जगह पर बन रहे हैं, नहीं बने हुए हैं। तो ऐसी जगह पर वास्तव में परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा संकल्प है कि हम जो है प्रत्येक राज्य के अंदर जो हमारी गर्भवती माताएं हैं या इस प्रकार जिनके पोषण से संबंधित दिक्कतें हैं, उसके लेकर हमारा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। और हमने अभी हेली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करी है, और एक सेवा अभी हम एम्स से भी शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। हमारे भारत सरकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और नागरिक उड्डयन मंत्री जल्दी सेशन के बाद आने वाले हैं, तो उससे भी हमारी जो है काफ़ी सहूलियतें होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त मिशन खुशियों की सवारी भी हमने शुरू की है। जब मिशन खुशियों की सवारी, अच्छा, तो उसमें जब कोई गर्भवती माता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो निःशुल्क जो है एक तरफ से हम लोग ले जाते हैं, राज्य सरकार वहन करती है, एक तरफ से केंद्र सरकार करती है। ऐसी अनेक जो योजनाएं हैं उनको हमने अभी धरातल पर उतारा है। साथ में जो चिकित्सकों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, उन सब पर हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, और हमने कई सारी नियुक्तियां भी की हैं इस दौरान, आगे भी हम करने वाले हैं, क्योंकि राज्य के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य दो हमारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो यहाँ के लिए अति आवश्यक हैं, जो हमारे पलायन को रोकने में भी सहायक हैं। लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो इन्हीं के माध्यम से मिले, ये हमारा समुचित प्रयास है। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with
KR Mangalam University. गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। अरे अनूप सो नहीं, अनूप सो नहीं। सावधान, सतर्क। यस बॉस। तुम दोनों के होते हुए अनूप सो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनूप ने सारी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी खुद पे ले रखी है। अनूप को चाहिए अपने घर पे सिक्योर आए माइक एनेबल्ड सीसीटीवी। सिक्योर आई सीसीटीवी कैमरा एंड सिक्योरिटी से भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। मजबूती सब कुछ है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले की प्रार्थना होती है स्वीकार। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। By itself, pregnancy is a challenging time. You have to deal with a lot of physical and hormonal and emotional issues. So this is something that's unavoidable, and it happens to everyone. I just hope that we keep hearing stories that hospital beds were not available, so the woman was forced to give birth in the open or on a thela, or those kind of stories are very, very upsetting. So I hope that we can progress. एक बार लेमिनेक्स लगवाइए, पूरे 25 साल तक नो पेन का टेंशन, नो फ्रस्ट्रेशन। Protecting and beautifying exteriors. Laminex, HPL sheets and WPC louvers. अगर रुंगटा स्टील से बनाया होता तो रईस यहाँ से नहीं आ पाता। रुंगटा स्टील का यही कमाल, एक बार लगे चले सालों साल। रुंगटा स्टील टीएमटी बार, एकदम सॉलिड। कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां से भी लोग कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन कर रहे हैं। तो ये योजना, और मैं स्वयं अभी योग दिवस पर कुट्टी गांव गया था, मैं नाभी गया था, मैं गुंजी गया था। मैंने देखा है ये सारे गांव आज विकास की तेज गति में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी का असर है कि वहाँ पर जो सभी बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी हो रही हैं, चाहे वो दूरसंचार की हों, सड़क सुविधाएं हैं या अन्य सुविधाएं हैं, तेजी से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। और पहले गांव के रूप में, देश के पहले गांव के रूप में अब इनका विकास का ध्यान इन्होंने अपनी ओर खींचा है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये। अब आखिरी सवाल आपसे ये कि हमारा उत्तराखंड अपने लोक गीतों, लोक संस्कृति की सुंदरता के लिए मशहूर है। मैंने सुना आप गुनगुनाते भी हैं, तो अंत में आखिरी सवाल, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत लोगों की मांग थी कि धामी जी से इस बार सुनना है कुछ, तो हमारा जो उत्तराखंड का कोई लोकगीत, कोई लोक संगीत, या आज जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये जब हम लोग विद्यार्थी थे उस समय में मैं कभी थोड़ा बहुत कविता इत्यादि लिख लेता था, और खेलने में तो कभी बैडमिंटन खेल लेता था और क्रिकेट खेल लेता था, देखता था। और अगर फिल्म देखने की बात करें तो फिल्म भी अब तो देख नहीं पाता, लेकिन मैंने सबसे लास्ट अभी जो देखी है वो आर्टिकल 370 देखी थी। और अभी हमारे जो लक्ष्य सेन का मैं वो देख रहा था, मैच देख रहा था, तो मैं एक तो लक्ष्य सेन को बधाई दूंगा, और आप मुझसे कह रही हैं तो मैंने 2 लाइनें जो है कभी मैं जब विद्यार्थी जीवन में था उस समय ऐसे ही लिखी थी, तो मैं वो सुना देता हूँ गाना। तो क्या कि दूर जाना दूर जाना, दूर जाना दूर जाना, ये न पूछो कितनी दूर जाना, दूर जाना दूर जाना, ये न पूछो कितनी दूर जाना, मत रोको मत रोको अपने प्रेम में मत रोको, ये कहाँ है मेरा ठिकाना, दूर जाना दूर जाना, ये न पूछो कितनी दूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस संवाद को सफल बनाने के लिए। आयोजकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे हम एक बार आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन सो वेल।
देहरादून में अमर उजाला संवाद हो रहा है और इस कार्यक्रम में राजनीति, शिक्षा, खेल, धर्म, व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। सीधा आपको वालिए चलता है। मौजूद हैं और चर्चाएं कर रहे हैं और इस प्रदेश को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेज पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी जुड़ने के लिए। पिछले कुछ सालों में हमारे उत्तराखंड ने बहुत विकास किया है। आपने केंद्र के जो बड़े विशिष्ट कार्यक्रम हैं उनको सफलतापूर्वक ज़मीन पे लागू किया। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, बहुत सुंदर हुआ है। चाहे एयरपोर्ट कहें, रेलवे स्टेशन कहें, बस अड्डा कहें, सड़कें कहें। लेकिन इस सब के बीच आज जब हम मिल रहे हैं तो केदारनाथ जी में जो हालात बने हुए हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। आज ही मैं अमर उजाला का सबसे फ्रंट पेज पढ़ रही थी, उसमें तस्वीरें छपी थी, उसमें बताया गया किस तरह से 3 दिन में 9,000 यात्रियों को सुरक्षित लाया गया। 4,000 लोग अभी भी केदारनाथ धाम में हैं और आपने महत्वपूर्ण बैठक कर अधिकारियों को कहा है कि जो पूरी सड़क जिस तरह से भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड आई, कि 1 हफ्ते के भर उनको उसको दुरुस्त करें। आपका क्या असेसमेंट है हालात को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमर उजाला के इस संवाद कार्यक्रम में आपका भी स्वागत करता हूं। वैसे तो आपका उत्तराखंड से बड़ा गहरा लगाव है, लेकिन हमारे बहुत सारे अतिथिगण यहाँ पर मैं नाम लूँ तो आदरणीय यशपाल जी हैं, आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी समेत तन्मय जी ने तो मेरा स्वागत ही किया है। तो और पूरी अमर उजाला की टीम, पंचोली जी से लेकर उदय जी से लेकर हमारे एक से एक महानुभाव अलग अलग फील्डों के यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी विद्वज्जन हैं। और मैं कहूँगा कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं वो सब अमर उजाला के इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उन सबका और आपका सबका स्वागत करता हूं। और आपने अभी आपदा से संबंधित हमारी जो केदारनाथ जी में जो आपदा उसके पूरे रास्ते पर आई हुई है उसके बारे में पूछा। एक तो पिछले 4 दिनों में 17,000 लोग, जो आप कह रही थी अभी 9,000, कितने कहा आपने? 7,000? 9,000 का है 3 दिन में। मैं तो अखबार की बात पे जा रही हूँ। सब मिलाकर लगभग 17,000 लोग अभी तक जो है वहाँ से सुरक्षित उनको निकाला जा चुका है। और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। जैसे ही रात्रि को पता लगा कि इस प्रकार से भारी वर्षा के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से भूस्खलन हो गया और लगभग 9 से 12 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है, पुल भी बह गए हैं। लेकिन हमारा पहले दिन से प्रयास था कि हम सब स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जो हेलीकॉप्टर से जिनको रेस्क्यू किया जा सकता था, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। और मैं भी स्वयं वहाँ पर गया। अच्छा लगा, बाबा के भक्त वहाँ पर आए थे और मैं जब उनसे मिला तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। उन्होंने जिस प्रकार से भी दर्शन किए, जसवी दर्शन करने के बाद पूरी तरह से उनको संतोष था कि अच्छे दर्शन करके आए हैं। और अब हमारी प्राथमिकता है कि जो कुछ लोग रह गए हैं सभी को हम जल्दी से जल्दी जो है सुरक्षित स्थान पर निकाल लेंगे। और वहाँ का जो मार्ग है जो भूस्खलन की चपेट में आया है, आपदा की चपेट में आया है, उसको फिर से हम दुरुस्त करें, फिर से पहला जैसा बनाएं। उसके लिए हमने सभी जो विभागों के हमारे अधिकारीगण, सचिव लोग और उनको वहीं पर कैंप करने के लिए कहा है। और मैं स्वयं 24 घंटे में से 5-7 घंटे छोड़ दिया जाए तो लगातार उसका मैं अपडेट ले रहा हूँ। वहाँ हमारे कमिश्नर वहाँ पर